वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको नुपुर शर्मा के केस से रिगार्डिंग जो क्लबिंग ऑफ एफआईआर की जो बात की थी नुपुर शर्मा ने फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस क्लबिंग ऑफ एफआईआर की राइट को जो उन्होंने सीक किया था प्रेयर में उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं ये बताने का ट्राई करूँगी क्लबिंग ऑफ एफआईआर क्या ये एक्यूज्ड पर्सन की राइट होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 32 में जाकर इस चीज़ को सीख करें। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि क्या कभी ऐसा प्रीवियस किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लबिंग ऑफ एफआईआर किया है, और अगर किया है तो इसकी बेसिस क्या है, उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने का ट्राई करूँगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये भी बताने का ट्राई करूँगी कि इसमें कैसे ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है, उसे बताने का ट्राई करूँगी। और मैं सेम जैसा नुपुर शर्मा का केस है वैसा ही एक केस था जो कि अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके भी कुछ फैक्ट्स ऐसे ही थे और वहाँ पे भी क्लबिंग ऑफ एफआईआर की बात की गई थी और वहाँ पे भी एक न्यूज़ टेलीकास्ट के थ्रू एक डिफॉमेटरी स्टेटमेंट हज़रत मोहम्मद साहब के अगेंस्ट बोली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे क्या किया था, क्या उनको रिलीफ प्रोवाइड किया था, वो बताने का मैं ट्राई करूँगी। और अर्नब गोस्वामी के केस में भी क्लबिंग ऑफ एफआईआर किया गया था, उसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई करूँगी। और हाँ, नुपुर शर्मा को जो अभी एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है, नुपुर शर्मा को फ़िलहाल 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेम बेंच ने, जिस बेंच ने फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम प्रेयर किया था कि सारे एफआईआर जो कि स्टेट वाइज उनके अगेंस्ट किए गए उसे क्लब कर दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग कमेंट के साथ, जो कि ये कमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि आप सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी थ्रू आउट कंट्री में हो रहा है। उस टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क के साथ। बट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उस टाइम फर्स्ट टाइम प्रेयर जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आप अल्टरनेटिव रेमेडी अवेल कीजिए, आप सारे स्टेट के पास जाइए और सारे स्टेट में आप क्लबिंग ऑफ एफआईआर की बात कीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सारे स्टेट के पास वो क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए कौन से सेक्शन में जाती, तो वो है 482 ऑफ सीआरपीसी। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए थे, तो ये नुपुर शर्मा एक एक स्टेट के पास जाती और एक एक स्टेट से क्लबिंग ऑफ एफआईआर की बात करती। फिर वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए। अगर एक ही स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में किए गए होते तब ये पॉसिबल था कि वो 482 की रेमेडी को अवेल करती। बट यहाँ पे उनके अगेंस्ट बहुत सारे स्टेट में 7 स्टेट में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए थे। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही क्लबिंग ऑफ एफआईआर को यहाँ पे इंटरटेन कर सकते थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस रिमार्क के साथ रिजेक्ट कर दिया कि आप सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी थ्रू आउट कंट्री में हो रहा है आपके एक डिफॉमेटरी स्टेटमेंट के देने पर। बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि गलती सबसे होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी हुई, और इससे हमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजेस का यहाँ पे एक पोलाइट आपको व्यू सीखना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे यह है कि सेम बेंच ने रिजेक्ट भी किया और फिर बाद में सेम बेंच ने सेम प्रेयर को फिर इंटरटेन भी किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि वो बेंच कौन थी, सूर्यकांत एंड जेबी पार्डीवाला। उस टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था 1 जुलाई को इस प्रेयर को। इस प्रेयर की रिजेक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेयर की रिजेक्शन के बाद नुपुर शर्मा के एडवोकेट ने उस प्रेयर को विथड्रॉ कर लिया। बट इसके बाद क्या हुआ, नुपुर शर्मा के अगेंस्ट और ज़्यादा थ्रेड बढ़ने लग गए। कई जगह से उनको, जैसे कि आपको भी पता है कि कई जगह से उनको रेप के थ्रेड आने लग गए, कई जगह से उनके लिए डेथ के थ्रेड आने लगे। और अभी एक रिसेंट जो हुआ था वो भी सबको पता है कि कैसे नुपुर शर्मा के सपोर्ट कारण किसी की डेथ कर दी गई, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती। बट हाँ, तो इसके बाद फिर उनके सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के पास सेम प्रेयर को लेकर गए कि जो नुपुर शर्मा का राइट है अंडर आर्टिकल 21 में, जो राइट टू लाइफ जो दिया गया है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनका यहाँ पे एक थ्रेड मिल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट को सिक्योर करना चाहिए और क्लबिंग ऑफ एफआईआर कर देना चाहिए। क्योंकि ये नुपुर शर्मा के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे स्टेट में जाएं और वो इतने सारे स्टेट में जाकर ट्रायल को फेस करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल उनको एक रिलीफ दे दिया है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रेयर को इंटरटेन किया और ये एक रिलीफ दिया है कि अभी अगस्त में उनकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, तब तक उन्होंने ये एक रिलीफ दिया है
कि कोई भी स्टेट जिसमें अब एफआईआर जो भी लॉज होंगे या कंप्लेनेंट, तो उसमें नुपुर शर्मा के अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिए जाएंगे। और उन्होंने उन सारे स्टेट से आंसर मांगी है कि आप इस पे एक अपना आंसर दीजिए कि क्या इसमें हो सकता है क्लबिंग ऑफ एफआईआर। बट मैं ये तो हो गई, यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है। बट क्या क्लबिंग ऑफ एफआईआर से रिलेटेड कोई प्रीवियस जजमेंट है, और अगर है तो उससे पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया है, उसे मैं डिस्कस करने का ट्राई करूँगी। सबसे पहले क्लबिंग ऑफ एफआईआर का जो राइट है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 पे बेस्ड है। क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, ये बात आपको भी पता होगा। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 डबल जेपार्डी की बात होती है कि एक पर्सन को सेम इंसिडेंट के लिए और सेम क्राइम के लिए बार बार ट्रायल फेस वो पर्सन एक्यूज पर्सन नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर एक सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम इंसिडेंट है, और एक ही पर्सन के अगेंस्ट अगर बहुत सारे एफआईआर लॉज हो जा रहे हैं तो वो बहुत सारे ट्रायल को फेस करेंगे। तो क्लबिंग ऑफ एफआईआर का प्रोविज़न यहीं से निकला हुआ है और यही एक्यूज्ड की उस राइट को सिक्योर करता है। तो ये हो गया। बट इस पे सबसे पहले एक लैंडमार्क जजमेंट है जो है टीटी एंटोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया था कि सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है और और उसी कॉज ऑफ एक्शन के बेस्ड पे एक से ज़्यादा एफआईआर लॉज हो रहे हैं एक ही एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो बाकी के एफआईआर को क्या कर दिया जाएगा, क्वाश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर टीटी एंटोनी के केस को ही फॉलो किया गया। अभी फ़िलहाल आपने अर्नब गोस्वामी के केस में देखा होगा कि उसमें भी उनके अगेंस्ट बहुत सारे एफआईआर लॉन्च किए गए थे। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने टीटी एंटोनी के केस को फॉलो करते हुए उनके अगेंस्ट जितने भी एफआईआर लॉन्च किए गए थे उसे क्या कर दिया था, उन्होंने क्लब कर दिया था। और ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था कि एक ही प्लेस पे उनके सारे जो भी एफआईआर लॉज हुए उसको क्लब करने के बाद एक ही प्लेस पे ट्रायल होंगे। इसी प्रिंसिपल को फॉलो फिर इसमें भी किया गया था। कौन से केस में, वो केस है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगी, आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, ये न्यूज़ में भी था। इसमें जो अमीश देवगन है जो कि इन्होंने भी न्यूज़ रिपोर्टर अमीश देवगन ने यहाँ पे भी एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोली थी। यहाँ पे तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने किसके अगेंस्ट बोली थी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक उसमें भी उन्होंने ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट बोली थी, मोहम्मद चिश्ती साहब के अगेंस्ट, आई थिंक हाँ उन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोली थी अमीश देवगन ने। तो इस केस में क्या हुआ था, अमीश देवगन की उस स्टेटमेंट के बाद डिफरेंट स्टेट में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए। जब डिफरेंट स्टेट में उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए तो उन्होंने ये सीख किया कि उन्होंने जो डिबेट शो हुआ था, जो ब्रॉडकास्ट हुआ टेलीविज़न के थ्रू, उन्होंने एक प्लेस पे बोला था। बट डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट कंप्लेनेंट्स जो यहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया गया उसे क्वाश कर दिया जाए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली, आपने सेक्शन 179 पढ़ा होगा, सीआरपीसी का सेक्शन 179। सेक्शन 179 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, एन ऑफेंस ट्रायलेबल एट द प्लेसेस व्हेन एक्ट इज़ डन। कोई भी ऑफेंस का ट्रायल कहाँ होगा, जहाँ पे उस एक्ट का जो भी वो एक्ट है वो वहाँ पे हुआ है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे अराइज हुई हैं। तो एक न्यूज़ टेलीकास्ट के थ्रू जो उन्होंने डिफेमेटरी वर्ड्स बोले थे उसके एक स्टेटमेंट और उस डिफेमेटरी वर्ड्स से बहुत सारे जो कंप्लेनेंट जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते थे इंडिया के, उनके भी सेंटिमेंट को हर्ट हुआ उनके एक वो वर्ड्स की वजह से जो उन्होंने डिफेमेटरी वर्ड्स बोले थे। तो इसलिए जो सेक्शन 179 में जो वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस इंशूड, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस इंशूड वर्ड है वो डिफरेंट प्लेसेस पे अराइज हुआ उनके एक वर्ड से। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे जो भी कंप्लेनेंट ने जो भी बातें जो भी एफआईआर लॉन्च किया था और कंप्लेंट फाइल किया था वो क्वाश नहीं हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अमीश देवगन की केस में टीटी एंटोनी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सारे केस को क्या कर दिया था, क्लब कर दिया था। फिर बात आती है अभी ये जजमेंट जो नुपुर शर्मा को ये रिलीफ दिया है ये 19 जुलाई को दिया गया है
और 18 जुलाई को, ये कुछ डिफरेंट मैटर है बट इसमें भी क्लबिंग ऑफ एफआईआर किया गया। कौन से केस में? अभिषेक चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी 2 बेंच है। इस केस में भी क्लबिंग ऑफ एफआईआर किया गया। कौन? और इसमें भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन की जो भी वर्डिक्ट थी उसको फॉलो किया। अभी मैंने आपको बताया कि अमीश देवगन में क्या किया था, उन्होंने क्लबिंग ऑफ एफआईआर कर दिया था, जो डिफरेंट प्लेसेस पे उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए थे। तो अमीश देवगन की ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अभिषेक चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ये जजमेंट 18 जुलाई को आई है, कोर्ट ने ये बोला कि जो मल्टीपल प्रोसीडिंग हो रहा है एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, ये लार्जर इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा लिटिगेशन, इससे ज़्यादा लिटिगेशन होंगे और एक तरीके से ये डिस्पोजल मैटर भी जल्दी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि सारे स्टेट वाइज जो भी एफआईआर है उसे क्लब्ड कर दिया जाए और अमीश देवगन के केस को रेफ़र किया, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको डिस्कस भी किया था। और अमीश देवगन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली थी, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को जब ऐसा लगता है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं क्लबिंग ऑफ एफआईआर को स्टेट वाइज। और हाँ, अमीश देवगन के केस में अमीश देवगन ने हजरत मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ डिफामेटरी वर्ड्स बोले थे, हजरत मोहम्मद साहब के अगेंस्ट बोले थे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो अगर नुपुर शर्मा आर्टिकल 32 में अभी जो प्रेयर लेकर पहुंची थी, जो भी उनका प्रेयर था कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर कर दिया जाए जो स्टेट वाइज है, हाँ, कोर्ट अब ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऐसी इंसिडेंट पहले भी हुई है। अमीश देवगन के केस देख लीजिए, या आप अर्नब गोस्वामी का देख लीजिए, या अभी आप रिसेंट जो अभिषेक चौहान का जो जजमेंट आया जो कि 18 जुलाई को ही आया। तो हाँ, इन सारे जजमेंट्स को जब आप देखिएगा तो इसे ये क्लियर हो रहा है कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर जस्टिफाइड है और एक्यूज्ड जब ये सीक करते हैं कोर्ट से, जब वो डिफरेंट स्टेट में जब एफआईआर लॉन्च्ड होते हैं एक ही इंसिडेंट को लेकर, तो उसे क्लब्ड किया जा सकता है। देन मैं एक और चीज़ पे इस पे आती हूँ, क्लबिंग ऑफ एफआईआर की बात यहाँ पे हो गई, बट आप जब भी ऐसे केस देख रहे हैं जहाँ पे क्लबिंग ऑफ एफआईआर की बात हो रही है, तो फिर जो डिफरेंट प्लेसेस पे जो एफआईआर लॉज होंगे उसका क्या कंसिडरेशन होगा। तो ये अमीश देवगन के केस में ही, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इस्टेब्लिश किया था कि सारे केस को क्लब कर दिया जाएगा और एक ही स्टेट में वो ट्रायल चलेगी। और जो डिफरेंट प्लेसेस पे फिर भी अगर कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है तो उसे अंडर सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी में केवल स्टेटमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? केवल स्टेटमेंट माना जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी फर्दर अगर कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च होंगे अगर क्लबिंग और एफआईआर के बाद भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन सारे कंप्लेंट और एफआईआर को एज अ स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। कौन से सेक्शन में? 169 ऑफ सीआरपीसी। ये आपको क्लियर हो गया। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसे इंसिडेंट होती हैं तो आप क्लबिंग ऑफ एफआईआर, जब एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक्यूज्ड पर्सन ये प्रेयर लेकर पहुँच सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। और अगर एक ही स्टेट में बहुत सारे एफआईआर लॉन्च हुए, सेम स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, तब एक्यूज्ड पर्सन 482 के राइट को अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए नुपुर शर्मा के लिए पॉसिबल यही एक था कि वो 32 के आर्टिकल 32 में इस प्रेयर को लेकर पहुँचे, जो वो पहुँची भी। फर्स्ट इंस्टांस तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको इंटरिम रिलीफ दी है और फर्दर क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट ने अदर स्टेट, सारे स्टेट जहाँ उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए हैं उनसे भी उनकी एक एफिडेविट मांगी है और उनकी क्या आप बोल सकते हैं कि राय है वो मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन स्टेट का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यूपी, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। ये सारे स्टेट इन्वॉल्व है नुपुर शर्मा की केस में जहाँ पे उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए गए हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि
जो भी ये नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ और जो भी यहाँ पे एक रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट हुआ और एक दूसरे के रिलीजन को लेकर यहाँ पे डिफामेटरी स्टेटमेंट बोले गए, वो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पे बहुत सारे इंटरनेशनल भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए हैं, उसमें भी इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप UDHR के कुछ आर्टिकल रेफ़र करेंगे, वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट थी वो डेरोगेटरी थी, बट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मांगा था, जो प्रेयर सीख किया था, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। तो इसलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे हियरिंग में क्या होता है। बट आप इन सारे प्रोविजंस को आप गो थ्रू होइएगा। एक तो क्लबिंग ऑफ FIR से रिलेटेड और अमीश देवगन का केस पढ़िएगा, साथ ही साथ आप टीटे एंटोनी का केस पढ़िएगा, और इसके साथ साथ आप रीसेंट जजमेंट जो अभी फ़िलहाल 18 जुलाई को ही आया हुआ है, अभिषेक चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और आप इसके साथ साथ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लबिंग ऑफ FIR जो एक्यूज पर्सन की राइट है वो डबल जेपार्डी पे बेस्ड है। ये आप वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जब एक कोई इंसिडेंट मीन्स यहाँ पे टेलीकास्ट के थ्रू नुपुर शर्मा ने वो बात बोली, बट वो टेलीकास्ट जो है वो इंडिया के हर प्लेस पे सुने गए बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो जहाँ जहाँ लोगों ने सुना, चाहे तो उसके सुने जाने पर उन लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हुई नुपुर शर्मा की उस डिफेमेटरी स्टेटमेंट के द्वारा। तो इसलिए अंडर सेक्शन 179 ऑफ CRPC में ये जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्ट डन हो रहा है और उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस इंशूड हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो ट्रायलेबल किया जा सकता है, जहाँ पे वो या तो एक्ट डन हुआ या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस इंशूड हुई। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट प्लेसेस पे FIR जो लॉन्च किए गए थे वो सही है, बट नुपुर शर्मा या अदर एक्यूज्ड कोई भी ऑफेंसेस अगर एक से ज़्यादा स्टेट पे FIR लॉन्च किए जाएंगे तो वो उस एक्यूज पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर उस ट्रायल को फेस करे। तब यहाँ पे क्लबिंग ऑफ FIR का एक बोल सकते हैं कि क्लबिंग ऑफ FIR का पिक्चर में आना होता है, क्योंकि क्लबिंग ऑफ FIR यहाँ पे एक्यूज पर्सन सुप्रीम कोर्ट से सीख करते हैं अंडर आर्टिकल 32 नहीं, अंडर आर्टिकल 32 में ही सीख करते हैं। तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में फिर क्लबिंग ऑफ FIR की अपनी राइट को लेकर एक्यूज्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचते हैं। तो वो पहुँचते हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर डिफरेंट स्टेट, अगर एक ही स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में FIR लॉन्च किए गए तब एक्यूज्ड पर्सन को अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC को सीक करना होता है। एंड आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू आपको क्लबिंग ऑफ FIR समझ में आ गया हो और नुपुर शर्मा ने जो प्रेयर सीख किया था उसका भी आपको एक जस्टिफिकेशन पता चल गया हो कि किस एक्सटेंट तक जस्टिफाइड है उनका इस प्रेयर को लेकर जाना। और ये पहले भी क्लबिंग ऑफ FIR से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, टीटे एंटोनी और अमीश देवगन के केस, अर्नब गोस्वामी के केस, इन सारे केसेस को जो आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक्यूज्ड पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अंडर आर्टिकल 32 में कोर्ट के पास जाकर ये रिलीफ को सीख करें कि सारे FIR को क्लब कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू मैंने कुछ एक्सटेंट तक वैल्यू ऐड किया हो। आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ और पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कॉमेंट बॉक्स में उसे एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।